बहुत ही आदरणीय आज का अध्यक्ष मंडल, अपने दादरी भैणी जिले के सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, भजन मंडली, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की हौसला बजाई के लिए तैयार करता हूं कि 8.5 महीने से लगातार पूरे सर्दी चली गई, गर्मी चली गई और आधे से ज़्यादा बारिश का टाइम में चला गया और आप एज इट इज़ ये दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन, सबसे शक्तिशाली आंदोलन, सबसे शांति प्रिय आंदोलन, और उसमें अपने भागीदारी दे रहे हैं और जल्दी ही ये इतना लंबा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोगों की जीत निश्चित है, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन सरकार अपनी हर धार्मिकता पर किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। कोई थोड़ा बहुत किसी के क्या मान ले, घर की अकल ना हो तो दूसरे के मान ले, लेकिन दोनों का ना क्या माने ना घर की अकल, बेड़ा गर्क। आप लोगों ने देखा होगा 5-7 दिन से, पिछले 1 महीने से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो संस्था थी, जो पूरे देश के अंदर, जो दुनिया के अंदर रहो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, जो सिक्योरिटी के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर देश की सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइज करती है, उस संस्था का पूरे साल का बजट 2016 और 17 के अंदर 80 करोड़ रुपए होता था और 2019 इलेक्शन के दौरान उसका बजट कितना हो गया? 800 करोड़। वो 800 करोड़ क्यों आया? एक इजराइल की कंपनी है जो फ़ोन हैकिंग करती है। ये जो फ़ोन है, इसके ऊपर वो कंपनी वहाँ से मिस कॉल मारती है। मिस कॉल मारते ही साथ इसका व्हाट्सएप, यूट्यूब, फ़ोन, ट्विटर, जितना भी इसके अंदर जो फंक्शन होता है फ़ोन के अंदर, वो सारा कैमरे समेत उनके पास रिकॉर्ड जाता है और वो सरकार के कहने से सरकार का काम करती है, किसी प्राइवेट एजेंसी का काम नहीं करती। वो हरियाणा भारत सरकार ने उसको खरीदा, कॉन्टैक्ट किया और उस एक टेलीफोन की हैकिंग का किराया कितना लेते हैं चार्ज? 70 लाख रुपए। वो 70 लाख के हिसाब से हिंदुस्तान के 11 महत्वपूर्ण व्यक्ति, चाहे वो विरोधी राजनीतिक वाले और खुद सरकार के मंत्री भी मैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी मैं, वकील भी मैं, 1100 आदमियों की टेलीफोन हैकिंग कर रही और उनका बजट 80 से बना दिया 800 करोड़ रुपया। और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट लगी हुई है कि वो हो ही नहीं सकता, करना ही नहीं चाहिए था, गैर संवैधानिक कार्य है। जिस प्रकार ये 3 काले कानून बनाया, ऐसा ही सिस्टम उससे भी बड़ा है। ये भी वो हैकिंग के लिए जो प्राइवेट एजेंसी को दे दिया, वो संभव नहीं है, हो नहीं सकता था, लेकिन सरकार ने आवेश में आके, शानपत में आके वो काम कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार की तारीख लगी हुई है। सरकार उससे बच नहीं सकती। मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, हर मामले में देश की, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे घरबारी हो, चाहे दरबारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, नीचे से लेकर तो सारा बेड़ा गर्क हो रहा, ना रोजगार ना कुछ नहीं। देश की प्रोग्रेस कहाँ थी, कहाँ लाके छोड़ दिया। सपना था विकसित देशों में शामिल होने के लिए, लेकिन जिसा था उसा छोड़ दे तो बात थी, उसा भी नहीं रहा। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, अब थोड़ा सा मौसम भी, हालांकि आज तो गर्मी है, लेकिन अपने साथ साथ कल मैं परसों गया था टिकरी बॉर्डर पर, कल भी गया था। हर बॉर्डर के ऊपर, हर टोल के ऊपर अपने कितना टोल की चर्चा पॉजिटिव लोग मानते हैं कि भाई बहुत शांति प्रिय, बहुत सिस्टम से सबसे बेहतरीन तरीके से 32 टोल नाके पूरे हरियाणा के अंदर, और 32 में से सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन, सबसे ज़्यादा बेहतरीन व्यवस्था, चाहे वो ट्रैक्टर यात्रा थी, चाहे पंचायत थी, चाहे वो बड़ा शो था, सबसे ज़्यादा योगदान इस आंदोलन के अंदर। मुझे ये कहने में कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं कि पूरा भैणी जिले का टोल कितना प्लाजा हिंदुस्तान में 1 नंबर का काम कर रहा है। लगे रहे, डटे रहे, उखड़े की कोडे नहीं टेके का लाखों मोल। जिस प्रकार से हम बैठे हैं,
ये सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा, 3 नियुक्त काले कानून वापस करना पड़ेगा, किसान की बात को मानना पड़ेगा। और सरकार में ये भी पता चल गया, चाहे ऊपर से कुछ कहते रहो, आप लोगों ने कल परसों 2-3 दिन से डिबेट देखी होगी भाई राकेश टिकैत की। उसने सरकार की जिस प्रकार धज्जियां उड़ाई है, जिस प्रकार का सिस्टम वो दिखा रहा है, हर तरह से सरकार को नीचा देखना पड़ रहा है। जो काले कानून धोले कानून की बात करते हैं तो स्पष्ट कर दिया कि इसमें धोला नाम की कोई चीज़ है नहीं, सरल कला है। इसलिए सरकार के ऊपर भारी दबाव है, दुनिया का दबाव है, इंटरनेशनल भी और नेशनल का भी, अंदर और बाहर चारों तरफ से दबाव है। सरकार मजबूर होने के लिए, मानने के लिए मजबूर होगी। मैं भाइयों को 2-3 बात बताना चाहता हूँ। 2-3 तो पहले भी कह चुका हूँ, फिर भी कह रहा हूँ। एक तो जाति पाति वाला तो कांटा मार दो परमानेंट। इनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि जाति पाति का जहर घोल के ये जाट और नॉन जाट, अगर गुजरात में जाएंगे पटेल अदर, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठा अंदर, जहाँ जो मजदूर कम्युनिटी है उसको इग्नोर नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन उनके खिलाफ पैरेलल दूसरी जाति के भाई खड़ा करके वोट बटोरने का काम करते हैं। तो एक तो जाति पाति वाला कांटा मार दो, दूसरा सब भाइयों को साथ लेके चले, सबको जीने का हक है। जाति पाति से ऊपर उठ के एक बेहतरीन समाज बनेगा, सिस्टम बनेगा, तो शांति अमन चैन होगा। और जिंदगी का इसका ध्येय धन दौलत इकट्ठी करना, मौज मस्ती मारना, ज़्यादा दौलत इकट्ठी करना नहीं है। जिसने भी दौलत इकट्ठी करी उसका ये बेईमानी से पैसा इकट्ठा करने वाला का बेड़ा गर्क होता है। आप लोग यहाँ से कुछ दूरी पर देखेंगे, रेलूराम पूनिया यहाँ से विधायक भी था, दौलत इकट्ठी करी, काला तेल का कारोबार था। 2001 की पंचायत थी, सांगवार खाप की तरफ से मैं गया था, 3री मंजिल के ऊपर घुमाव दाव पैड़ा था, अथा दौलत इकट्ठी करी। दामाद और लड़की ने मिलके 8 के 8 गड़ासे से नाड़ काट दी, फांसी के ऑर्डर, जेल के अंदर पड़े। पॉन्टिंग से उत्तर प्रदेश का शराब का माफिया था, 10,000 करोड़ का मालिक था, गेट के ऊपर सगे भाई ने गोली मार दी। ये बेईमानी का रिजल्ट है। आत्मा की भूख है, शांति शांति मिलती है शुभ कर्मों से, आत्म संतुष्टि होनी चाहिए। कबीर ने भी कहा, समुद्र में मीन प्यासी, मुझे सुन सुना वासी, आत्म ज्ञान बनाने बैठ के क्या मथुरा क्या काशी। जब तक आत्मा ने शांति नहीं पाई, चाहे घर भरिया हो, कुछ हो, कुछ नहीं, सारा सौदा झूठा है। ये सारा रंग, ये रूप, ये शक्ल, ये सूरत, ये धन, ये दौलत, ये पद टेम्परेरी सौदा, कुछ दिन का मौका मिलता है। लेकिन इसी टाइम वो अहंकार में चूर हो जाता है। वो सोचता है तेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, तेरे से बड़ा कोई पहलवान नहीं, तेरे से बड़ा कोई पैसे वाला नहीं। लेकिन वो चंद दिन का सौदा होता है, उसी में फूल के कुत्ते की तरह हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है और वो मौत का कारण बनता है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, भाई स्वामी जी या बाजी सारी उम्र लगानी चाहिए, ये बातें बहुत कम मिलेंगी, खासकर राजनीति तो 10 कोनिया में बता दी, और तो भी रोको, थोड़ा सा 2 मिनट का दान दो, फिर वो बात दिमाग से निकल जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आदमी कुछ कर्म करने के लिए आया है, अपना कर्म करके आने वाली कौम, आने वाला समाज, आने वाला भविष्य उसके दिखाए हुए रास्ते पर चले। जिस प्रकार हम लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद देके, बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने तो सीखा, लेकिन बेड़ा गर्क हो गया। आज देश के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं है, वैसे होता नहीं ऐसा, लेकिन आज ही सरकार ने साबित कर दिया भाई हम किसका अनुकरण करें। कोई एक बड़ा आदमी हो जिसका जिस प्रकार पहले पिक्चर देते थे, कोई धर्मेंद्र की नकल करता था, कोई अमिताभ बच्चन की करता था, कोई महर्षि दयानंद बनना चाहता था, कोई सुभाष चंद्र बोस बनना चाहता था, कोई शहीद भगत सिंह बनना चाहता था, एक मिशन लेके आते थे, कोई बड़े अधिकारी, कोई शिक्षाविद बनना चाहता था। आज हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ की आबादी के अंदर आप कोई सिंगल पर्सन ये बताए जिसका हम अनुकरण करने चाहे। क्या कोई मोदी बनना चाहता है? कुछ नहीं। सिर्फ बेईमानी में तो कह सकते हैं कि अडानी और अंबानी बनने की कोशिश कुछ कर रहे होंगे कुछ भाई पिछले दरवाजे से खोटा करने के लिए, लेकिन आदर्श प्रस्तुत करने वाला कोई आदमी आज हिंदुस्तान में मुझे तो नजर आता नहीं। क्या कहाँ बनेंगे, समाज कहाँ जाएगा? इसलिए नीचे से ऊपर तक हर आदमी का, अपने बच्चों को हम कहते हैं बेटे व्हाट इज योर पैकेज, आपकी तनख्वाह का पैकेज क्या है? मेरा 1 करोड़ है, कोई 2 करोड़, पैसे से मेरा कोई जकरा नहीं। जो संस्कार जो तालीम था मैंने पहले भी बताया था। अमेरिका के अंदर एक अपने आर्मी के अंदर कर्नल साहब थे, उसके 2 बच्चे, दोनों विदेश में सेट हो गया ITI करके,
कंप्यूटर इंजीनियर लगे, दोनों बच्चे सेट हो गए, अच्छी कंपनियों बड़े बड़े पैकेज हो गए, करोड़ों की तादाद में उनकी संख्या में जो उन्हें तनख्वाह मिलने लगी। इत्तेफाक से कर्नल के घराड़ी बीमार हो गई। उसने मैसेज भेजा, बेटा आपकी मम्मी बीमार है, आप मिलना चाहे तो आ जाए, अपनी माँ के मिले एक बार आके। इत्तेफाक से वो आए नहीं, इतने बुढ़िया ने शरीर छोड़ दिया। दोनों में से एक पूछा, दूसरा आया नहीं। दाह संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे तो उसने अपने कर्नल साहब ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा आपका बड़ा भाई आया नहीं? बोले पापा हमारा कमिटमेंट हो गया। बोले क्या कमिटमेंट हो गया? बोले आप मेरी मम्मी शरीर छोड़ गई तो मैं आ गया, आप शरीर छोड़ेंगे तो मेरा भाई आ जाएगा। दोनों साथ आने के बाद हमारे पास टाइम नहीं है। कर्नल साहब ने सोचा भाई सारी उम्र बॉर्डर पर नौकरी करी, इनके लिए धन दौलत इकट्ठी करी, इनको पढ़ाया, विदेश में सेट कराया, क्या मेरी जिंदगी का ध्येय यही था? उसने कहा बेटा एक फैसला तो आप लोगों ने कर दिया, इसको पहले दाह संस्कार कर देते हैं। उसने सुबुढ़िया का जाके भाइयों के साथ मिलकर दाह संस्कार कराया और आके बोला, बेटा एक फैसला आप लोगों ने कर दिया, एक फैसला मैं कर रहा हूं। बोले क्या कर रहे हो पापा? बोले दूसरे भाई को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और लगा के कनपटी पे गोली डेढ़ दे मार ली। मेरे बुजुर्ग भाई उस औलाद को बनाने का, उनको पढ़ाने का, ये हमारे संस्कार नहीं थे। बगैर संस्कार के बगैर वो नौबत आई, शायद हो सकता है कर्नल से भी ज्यादा बुरी हालत बहुत से भाइयों की हो रही होगी। जो बच्चे चले जाते हैं बाहर वापिस आते नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। जब तक ये संस्कार, ये तालीम हमारी नहीं मिलेगी, जब तक अच्छा इंसान पद हो जाएगा, धन हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, लेकिन बढ़िया डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन वो बढ़िया इंसान नहीं बनेगा। दुनिया में सबसे बड़ी बात है बढ़िया इंसानियत होना, धन होना, पद होना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मंत्री और संतरी, मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं। आप लोगों की मेहरबानी हो, गधा चोरमा खा जाकर है ना बना रखा। पहले सबसे जरूरी है इंसानियत होना, और इंसानियत हो कि दूसरे का काम आए, किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी दुखिया का दुख बताएं, किसी बेसहारा को सहारा दें, किसी गरीब बहन बेटी को इज्जत बताइए। हमारी इबादत है, हमारा धर्म है, ये हमारे ऋषि मुनि ने सिखाया था। ये हिंदुस्तान तो शोध का केंद्र था, भगवान को प्राप्त करने का केंद्र था। यहाँ धन दौलत खोटा करने वाला की जगह नहीं थी। डंग डंग के ऊपर बाबा ठाड़े श्री, गुलाबगिरी, जमुना दास, तुलसीदास, रैदास, कितने महान संत यहाँ हुए जो सुबह से शाम तक भगवान के दर्शन करके खाना खाते थे, भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन आज सारा सौदा बेड़ा करे बगैर नीचे से लेकर ऊपर तक लाओ पैसा, दो पैसा, लूटो पैसा, करो खोटा, सरेआम मर्डर, सरेआम डकैती। और पहली बार हिंदुस्तान के अंदर यह भी हो गया, बदमाशों ने सेशन जज के गोली मारी अभी, और सीबीआई रासब के में फैल, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना पड़ रहा है। ये हालात पैदा हो गए, सुरक्षित कहाँ है? ना पुलिस का भय, ना प्रशासन का भय, ना कुछ नहीं। नीचे से शांत है, मेरा रुपया लूटो, चाहे चपड़ासी हो, चाहे ऊपर तक पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे के रास्ते के लिए जाता हूँ, 20 किलो वाले जमींदार कोई भाई नहीं करता, चपड़ासी की जो नौकरी करता है उसके रिश्ते की तरफ जाते हैं और उसे कहते हैं प्रधान जी आप इसके लड़की दे रहे हो तो चपड़ासी है। बोले पोस्ट चपड़ासी है, ऊपर का बहुत बना ले। ये जो ऊपर का बना रहे हैं, ये पता है कि थोड़ा बेईमानी का खा रहा है। चपड़ासी की नौकरी तरह का सस्पेंड हो जाए, उसका क्या हालत होगी? सारा गोली खाई मरना पड़ेगा, 20 किलो तो फिर भी अपना पेट पाले लेगा। ये गिरावट आ गई हमारे अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों को चाहते हैं कुछ नहीं करना पड़े बच्चों को, अरे कुछ नहीं करना पड़े तो भूखा नहीं मरेगी छोरी। वो बाण, वो संस्कार, वो मेहनत जरूर बच्चों के अंदर होने चाहिए। सब काम बच्चों ने करना चाहिए, तकलीफ झेलनी चाहिए। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, आप इसी प्रकार डटे रहें। सब भाइयों की दया से जीत कंपलसरी। तमाम भाई मिलजुल के 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना कि आपकी आवाज़ हर टोल के ऊपर, हर धरने ऊपर, जिस प्रकार की व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी सब भाइयों ने मिलके, ये पुराना बहने जिले की जो आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक बुलंद करती है। आवाज के साथ 3 नारे लगाना, किसान एकता, किसान एकता, भाव एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी का।